नमस्कार साथियों, मैं रोहित गुम्बर आप सभी का सफल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने कुछ टाइम बीच में वीडियोस वगैरह नहीं चला पाए किसी कारणवश, अब अपनों ने कंटिन्यू अपना चैनल सफल क्लासेस नाम से जो चैनल है हमारा, उस चैनल का री और बढ़िया अच्छे से करने के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। और आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक बनता है, अपने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि नाम लेके आता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हैं अपने 11th क्लास। ठीक है, और त्रिकोणमितीय जैसा कि अपने जानते हैं कि 11th क्लास वाले बच्चों को 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया गया होता है। अपने अच्छे से पढ़ा चुके हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि 10th क्लास में पढ़ाया नहीं गया हो। आपके चैप्टर लगता था उस टाइम पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ अपने त्रिकोणमितीय ही के बारे में बताया जाता था। और अपने आज क्या करेंगे, वो 10th का भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर अपने उसके साथ साथ आगे नया 11th का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो बेसिक पार्ट है अपना, वो बेसिक पार्ट इस पे डिपेंड नहीं करते, अपने सिंपल वे को लेके चलते हैं आज। और सिंपल वे अपना क्या रहेगा उस पर फोकस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि अपने जानते हैं कि यहां त्रिकोण लिखा आया है। त्रिकोण मतलब कितने कोण होने चाहिए? 3 कोण। अब 3 कोण हम जानते हैं कि कौन सी आकृति में आते हैं, कौन सी शेप में आते हैं। कौन सी आकृति और कौन सी शेप? सिंपल सी बात है, त्रिभुज। इसका मतलब कि त्रिकोणमितीय किसके लिए बनाई गई थी? त्रिभुजों के लिए बनाई गई है। ठीक है, हालांकि आगे भी यूज होता रहता है इनका, ऐसी बात नहीं, और किसी शेप में यूज नहीं होता, होने को होता है, पर जहां त्रिभुज कम से कम जरूरी ही बनेगा। 3 कोनों से घिरी, और मितीय का मतलब जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मतलब ग्राफिया में बनाई गई शेप जो भी है। और फंक्शन उस पे अपने ने पढ़ने हैं, वो आगे अपने पढ़ेंगे। बट अभी पहले 10th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद 11th से रिलेटेड नई नई बातें बताएंगे आपको। ठीक है, आज की वीडियो में इतना करवाएंगे। और देखो भाई, त्रिभुज, अब बात आती है जी, त्रिभुज तो ठीक है, बट कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज होगा जी समकोण त्रिभुज। कौन सा? जिसको अपने राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इस त्रिभुज की एक खास बात होती है, क्या होती है कि इसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके बाद इसको यदि मैं कोई एक नेम दे दूं ए बी सी, और जहां बी एंगल राइट एंगल है या समकोण एंगल लेके आता है, 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, तो अपने जानते हैं कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल में 3 कौन होते हैं, 3 इसके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन कौन? एक तो होता है जी बेस, जिसको अपने आधार बोल देते हैं। दूसरा अपना परपेंडिकुलर, या इसको अपने लंब बोल देते हैं अपनी भाषा में। एक होता है जी कर्ण, जिसको अपने हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस या हाइपो हाइपो करके भी अपने इन शॉर्ट में बोलते हैं आज तक। ठीक है, तो ये 3 इसके मेंबर होते हैं। अब एक बात तो फिक्स हो गई कि बी एंगल तो कितना है? 90 डिग्री। बट ये एंगल्स अपने को अभी भी नहीं पता कि कितने हैं। ठीक है, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। अपने को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, और इसमें से 90 तो ये होगा, और इन दोनों का सम हमेशा 90 आने वाला है। ठीक है, अब ये चीजें जब अपने पास आती हैं कि एंगल्स के बारे में हमें पता लगा, तो इन्हीं एंगल्स के लिए हमें क्या निकालना सीखना होता था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने सीखने होते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो,
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, वन सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या मतलब था कि ऐसे 6 नए चीजें सीखी थी आपने जिनको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब एक बात मैंने उस टाइम भी बताई हो और पहले भी कभी मेरे से जो पढ़ा हुआ उनको पता भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अब मैं आपको बता भी देता हूं कि साइन हो चाहे कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इन छयों को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब एक बात ध्यान देना कि साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है, कोस अकेला कुछ भी नहीं, टेन कुछ भी नहीं, कोट कुछ भी नहीं, सेक कुछ भी नहीं है, कोसेक कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब इसका कोई अपने आप में वैल्यू नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक इस पूरे के साथ कोई ना कोई एंगल साथ में जुड़ ना जाए, साइन थीटा, उस एंगल को अपने क्या बोलेंगे, कोई ना कोई कोण है, कोई ना कोई एंगल है, उस एंगल को ही अपने जो भी होगा इसका एंगल बोला जाएगा। वो एंगल क्या होगा हमारा, इन्हीं में से कोई एक एंगल हुआ करेगा। किसी एक ट्राइंगल के लिए इन्हीं में से कोई ना कोई एक एंगल हो सकता है, वो चाहे, अब एंगल को डिनोट करने का तरीका है, मैंने थीटा से मान लिया, कई एक्स मान लेते हैं, कई कुछ मान लेते हैं, अपनों ने थीटा से मान लिया, ठीक है। नहीं लिखना चाहो तो जैसे मैंने थीटा ये वाला माना है तो इसको टेन सी भी लिख देता हूं, साइन सी मतलब सी एंगल, ठीक है। और यहां भी मैंने थीटा मान लिया, यहां थीटा मान लिया, यहां थीटा, थीटा, थीटा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि साइन अकेला कोई भी मतलब नहीं है, अकेला साइन कहीं लिख दिया और इसका आंसर निकालो तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता जब तक इसके साथ एंगल नहीं लगाओगे। अब ये पूरा हो गया, एंगल लग गया, अब इसकी पूरी की पूरी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी जो कि तुमने, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो साइन 30 डिग्री तुम जानते हो कितना होता है, 1/2, 30 डिग्री ना, एंगल जब लगता था तभी उसकी वैल्यू निकालते थे, ये तो अकेले साइन की क्या वैल्यू है, कौन सी डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोई पता नहीं। अब यहां से अपना नया कॉन्सेप्ट जरूर स्टार्ट होता है। 10th क्लास में आपने इससे बेसिक बातें पढ़ी भी होंगी, और नहीं पढ़ी हो तो भी अपने इसमें सारा रिवाइज करते हुए चलेंगे। फिर भी मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं कि इनके एंगल के बिना इनकी कोई भी वैल्यूज नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये। अब बात आ गई, मैं आपको ये भी बता दूं कि साइन की जो फुल फॉर्म होती है वो SINE होती है, ठीक है। कॉस की जो फुल फॉर्म होती है कोसाइन होती है, ठीक है। टेन की टेंजेंट होती है, कोट की कोटेंजेंट होती है, सेक की सेकेंट होती है, को सेक की को सेकेंट होती है, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म है। यदि अपने इनके हिंदी के नाम का ध्यान रखें तो इसको हिंदी में बोला जाता है जया, इसको बोलते हैं कोटिज्या या कोज्या, ठीक है। और इसको अपने बोलते हैं स्पर्शज्या, इसको अपने बोलते हैं व्युत्क्रम स्पर्शज्या, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या या कोटिज्या, इसी का अपोजिट व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल अपने बोलना चाहे तो इसको रेसिप्रोकल होता है उसका, ठीक है। और सेक कोसेक ये किसका हो गया, जया का। तो ये इसके हिंदी के मतलब थे। अब यहां से अपनों ने ये बातें सीखी हुई थी, पढ़ी होगी 10th क्लास में, नहीं पढ़ी तो मैं फिर एक बार पूरा रिवाइज करवा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शन का रिलेटेड जो भी टॉपिक है अपना सारा अच्छे से चलेंगे। अब बात आती है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, कि सर आपने तो कह दिया कि ट्राइंगल में यूज होती है, तो इस ट्राइंगल से इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है अपने लिए इस चीज का याद रखने का। हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, जो हिंदी मीडियम के पढ़ना चाहते हैं, लाल बटे कक्का वो समझते हैं, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर करण, ठीक है। ये ऐसे याद रख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे याद रखते हैं, परपेंडिकुलर P B P ओवर में H B, क्लियर है, ऐसे याद रखते हैं अपने। P फॉर परपेंडिकुलर,
B फॉर बेस, H फॉर हाइपो। क्लियर है? ऐसे याद रखते भी होंगे, अपने जितने टाइम में देखते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा इनसे रिलेटेड बातें। अब बात आ गई, देखो लंब बटे करण। लंब बटे करण मतलब परपेंडिकुलर ओवर में हाइपो। ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू किसकी मानी जाती है? L बटे के किसकी मानी जाएगी? साइन थीटा की मानी जाती है, साइन थीटा की वैल्यू। अब ध्यान देना, जिस थीटा के बारे में आप बात कर रहे हो ट्राइंगल में, मान लो कि सी एंगल के लिए बात कर रहे हो, तो उसके सामने वाली जो होती है वही हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है, वही हमेशा लंब माना जाता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से सर हम लंब इसको ले लें। जिस थीटा के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाली जो भुजा होगी या साइड होगी, उस सामने वाले एंगल की जो साइड है उसी को परपेंडिकुलर या लंब माना जाता है। ठीक है? और जैसे मान लो इसके लिए निकालना होता एंगल ए के लिए, हमें इनकी वैल्यू किसी को निकालनी होती, तो तब अपने ए के लिए लंब ये बनता, ना कि ये। ठीक है? बीसी बनता उस टाइम पे। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसके लिए, हाँ करण में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे इस एंगल के लिए निकाल लो चाहे इस एंगल के लिए निकाल लो, करण हमेशा सेम रहता है। अब पहली जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है? साइन के लिए, साइन। दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है कोस के लिए। पहली साइन के लिए, दूसरी कोस के लिए, तीसरी टेन के लिए, तीसरी होती है टेन के लिए। अब एक बात ध्यान देना जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब तुमने हिंदी के नाम पढ़े, हिंदी के जब नाम पढ़े तब अपने को पता लगा कि जया का व्युत्क्रम कौन है? व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कौन है? तो साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो कौन बन जाता है जी? कोसेक बन जाता है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां से तैयार होता है कि किसी का साइन का उल्टा या साइन का व्युत्क्रम या साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक होता है। फिर अपने व्युत्क्रम कोज्य की बात करें तो व्युत्क्रम कोज्य मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। अब कोस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो कितना आता है जी? सेक थीटा। ठीक है? क्योंकि पता है सेक थीटा की वैल्यू तो है व्युत्क्रम कोज्य या रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है? थर्ड, व्युत्क्रम स्पर्शज्या। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा, टेंजेंट। ठीक है? तो टेंजेंट का अपने करते हैं तो आंसर आ जाता है कोट थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले अपने जो बने थे वो इसी हिंदी के नेम से यहीं से आए थे और इसकी वैल्यू इन्हीं की इक्वल होती है। ठीक है? यहां से अपने इनका अपोजिट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्या पता लगा? साइन थीटा इक्वल में 1 ओवर में कोसेक थीटा। यहां से अपने क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? कोस थीटा इक्वल में 1 ओवर में सेक थीटा। यहां से अपने एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा। मतलब आपस में दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम है, अपने आप में इतना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? अब यहां से आंसर भी मिल गए। अब हमें ये भी पता लग गया कि ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो अपने को पता लग गया कि एल बटे के करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो करते हैं या लंब बटे करण करते हैं, तब तो आंसर बनेगा साइन थीटा का। अब इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? कोसेक थीटा की होगी। नॉर्मल सी बात है। अब कोस का उल्टा कौन हो जाएगा? फिर सेक हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कोट। बात समझ आई? ये हो गई कोसेक की, ये हो गई कोट की, सॉरी सेक की, और ये हो गई कोट की। बात क्लियर? पहले तो ये वैल्यू, यदि ट्रायंगल से कभी वैल्यू में क्या होता है कि तीनों वैल्यूज अपने को दे रखी हो और किसी एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी हो, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है? और कई बार अपने एक बात और जानते हैं कि ट्रायंगल में एक तो चीज कौन सी लग रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा है, और एक चीज और लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी? इस चीज का ध्यान, और पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? अब ये चीज जो बेसिक बातें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होती हैं, ये चीज आपको यहां से पता लगती है। बाकी इसका बहुत लेंथी पैटर्न होता है, कैसे बनते हैं कैसे नहीं है, ये अपने आगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाते जाएंगे इनके पूरे सार के बारे में सीखते जाएंगे। तो ट्रायंगल के बेस पर ये जो इसका बेसिक यहां से लेके यहां तक का ये पूरा बनता है, ये चीजें आपको सबसे पहले तो सिंपल 10th क्लास के बच्चे को ये चीजें सबसे पहले सीखनी पड़ती है। तो अपने 10th क्लास वालों को भी साथ में ले चले। अब देखो 10th क्लास के लिए ये बेसिक बातें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने आगे धीरे धीरे हम चलेंगे, आगे चलेंगे तो अगली वीडियो के लिए अपने आगे का मैटर भी बहुत अच्छा तैयार करेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ये चीजों के बारे में पहले ढंग से सीखें, ठीक है, इनके पूरे बेसिक को पढ़ें, इनका क्या मतलब होता है और ये छोटे छोटे फॉर्मूले क्या होते हैं इनको पढ़ें। फिर इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो 10th लेवल पे बेसिक होते हैं, अभी 10th से रिलेटेड बता रहा हूं मैं सारा बात, फिर धीरे धीरे अपने 11th से रिलेटेड में भी आएंगे, ठीक है। अभी तक एक चीज हिंट छोड़ता हूं आपके लिए, 11th में जो अपने काम आएगा। अभी तक जो एंगल था, ये एंगल जो था, कौन जिसको अपने बोल रहे हैं, कौन या एंगल, ये आप अभी तक जो पढ़ते आए हो ना, वो आज तक किस में पढ़ते आए हो, डिग्री में पढ़ते आए हो। किसमें, डिग्री में। हमने आज तक मेजर करना सीखा था कौन को या एंगल को, वो डिग्री में मेजर करते हैं कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री से 60, 50 ऐसे यही सीखते हैं अपने। अब एक नई चीज जो 11th क्लास में तुमने जो सीखनी होगी ना, वो एक नया नाम आएगा अपना, रेडियन में। मतलब एंगल को हम एक और चीज में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियन, ठीक है। तो अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेक्स्ट जो 11th का जब पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला पोर्शन अपना इस एंगल से ही रिलेटेड होगा। वो क्या होगा, रेडियन में कैसे आंसर निकालते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद अपने आगे नई चीज सीख पाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ जो भी एंगल लगता है, 10th क्लास तक तो क्या होता था कि तुमने साइन 30 डिग्री सीधा लिख लिया, कोस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ऐसे लिख लेते थे। क्यों, क्योंकि अपने प्रोफेशन में नहीं थे उस टाइम। 10th हमारे लिए कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा, तुम्हें इन बारे में छोटी मोटी नॉलेज लेनी ही पड़ती है। पर 11th क्लास में ये चीज नहीं होती। 11th में क्या होता है कि तुम अपना प्रोफेशन चुनने आ रहे हो, कि हाँ खुद खुशी से अपने मैथ लेने आए हो, तो खुशी से लेने आए हो, तो अब आगे का इसका जो डिटेल्स पार्ट होता है वो अपने सीखेंगे। तो ध्यान रखना कि जो साइन, कोस, टेन या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी थीटा लगता है, जो भी एंगल लगता है, जो भी कोण लगेगा, वो कोण क्या होता है, हमेशा रेडियन में ही लिखा जाता है सही हकीकत में तो, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, 10th क्लास में आपको इससे सिखा दिया ताकि आपको ज्यादा नहीं है, जिसका मन होगा वो आगे फिर नई डिटेल से सीखेगा ही, ठीक है। तो इन चीजों को ढंग से पूरा पहले एक बार डिटेल से पढ़े, अगली वीडियो में अपने इससे आगे आराम से आपको और भी समझाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सफल क्लासेस, रोहित गुंबर आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। थैंक यू।